गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिख रहा है। तो इस प्रश्नावली में अधिकतर हम लोगों को जो सारलेख की प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखाई थी, फोटो भेजी थी स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करना है, यानी सारलेख के गुणों का प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। और आप लोग देखेंगे कि ये सवाल अधिकतर प्रूफ करने वाले यानी सिद्ध करने वाले ही होंगे। तो आप लोग देखिए ज़रा, ये एक सारलेख दिया गया क्वेश्चन नंबर पहले में, और आप लोग जहाँ देख पा रहे हैं इसको हमें शून्य सिद्ध करना है। इस तरह के सवालों में हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है, तो सारलेख की प्रॉपर्टी में जो शून्य होता था मान, आपको ध्यान होगा 2-3 पॉइंट में होता था। या तो किसी भी सारलेख की पूरी पंक्ति या पूरा कॉलम शून्य हो तो उसका मान शून्य हो जाता था, या फिर कोई भी सारलेख या कोई भी पंक्ति की 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ समान हो तब भी शून्य हो जाता था। तो इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको लिखी पहले भेजी थी, तो उनका प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी इसमें बन जाएगा उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसका जब प्रसार करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है, तो इतना हमको नहीं खींचना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का सवाल है। तो जितना ही सरलता से हम लोग कर सकें उतना ही हमको करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं तीसरे वाले स्तंभ को आप लोग ध्यान से देखिए, x + a, y + b और z + c। अगर इसी तरीके की कोई चीज़ अगर बन जाए तो वो सर्वसम कहलाएगी, समान हो जाएगी, और उसका मान अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा सारलेख की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो चलिए देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे x और a जैसे यहाँ पे है, इनको जोड़ दें तो ये चीज़ बन जाएगी सेम टू सेम। y और b पहले एक कॉलम और दूसरे कॉलम में दिख रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी सेम टू सेम, और z और c को जोड़ने पर ये बन जाएगी जो हमको चाहिए। तो हम लोगों को बस इतना लिखना है यहाँ पे बाई ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं उसको लिखा जाता है। अब आप लोग जानते हैं ये पूरा पहला कॉलम है यानी पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम तीसरे स्तंभ के समान ये बनते चले जाएंगे। देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे C1। तो C1 में जो भी लिखते हैं उसके आगे हम लोग तीर लगा देते हैं। इसको कहते हैं कि C1 की जगह पे हमें ऑपरेशन यानी फंक्शन लगाना है। अब क्या लगाना है बच्चों, C1 में C2 हमें जोड़ना है, तो हम लोग लिख देंगे C1 + के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, C1 और C2 को हम लोगों ने जोड़ दिया है C1 के स्थान पर। तो ये कैसा बन जाएगा आप लोग देखिए ज़रा, x + a, क्योंकि C1 में पहले कॉलम में x है और दूसरे कॉलम में a है, तो ये हो जाएगा x + के a। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, C1 और C2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y + के b, और तीसरी पंक्ति में यही करेंगे, दोनों कॉलमों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा z + के c। बाकी की चीज़ें जैसी हैं वैसे हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि ये दूसरे कॉलम में a b c था, लिखा रहने दीजिए, और तीसरे में जो था वो तो हमें बनाना ही था, वो तो बना रहेगा जैसा है वैसा ही। तो ये हो जाएगा z + के c। अब हम लोग देखेंगे सारलेख की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती थी, यानी कि सारलेख का गुण कहता था जब किसी भी सारलेख में कोई भी 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ समान हो तो यहाँ पे उस सारलेख का मान शून्य ही हो जाता था। तो आप लोग देख रहे हैं C1 में x + a, y + b, z + c जो है वही C3 में भी है, x + a, y + b और z + c। बिल्कुल देखिए ये और ये समान हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल इतना काम करेंगे, ये हो जाएगा 0, और बस लिख देंगे क्यों हुआ, यहाँ लिखेंगे चूँकि C1 = C3, यानी C1 और C3 पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बिल्कुल समान है। इसका नाम भी लिख सकते हैं सर्वसम, इसको कहते हैं सर्वसम हैं। और इसलिए चूँकि में ये आ गया, इसलिए जो D है, D मीन्स पूरा डिटर्मिनेंट, वो अपने आप ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जल्दी से। ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, आप लोग देख रहे हैं एक सारलेख दिया गया है और उसको भी हमें सिद्ध करना है 0, ये हमें प्रूफ करना है शून्य। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पे ये इतना देखिए, अपने दिमाग का प्रयोग करना है कि सारलेख की कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बन रही है जिसके अनुसार इसका मान शून्य हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पहले अच्छे से देखिए, a - b, b - c, c - a, b - c, c - a, a - b और c - a, a - b, b - c, यानी किसी भी स्तंभ में आप लोग ध्यान से देखिए या किसी भी पंक्ति में देखिए, हमें घूम फिर के वही राशियाँ प्राप्त हो रही हैं, a - b, b - c और c - a प्रत्येक जगह। तो हम लोग कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं और यहाँ पे इस पूरे को हम लोग आराम से प्रॉपर्टी के अनुसार सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, तो केवल इतना करिए, आप लोग लिखना ज़रूर है जो भी हम लोग करेंगे, बाई ऑपरेशन मीन्स जो भी फंक्शन है वो हमें लिख के दिखाना है।
यहाँ पहले कॉलम में यानी C1 में हम लोग तीनों कॉलमों को जोड़ देंगे सिर्फ। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस के C3 तीनों कॉलम जोड़ेंगे तो ये सारणिक कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप लोग देखिए C1 में पहली पंक्ति का मान है a माइनस बी, फिर C2 हम लोग कर रहे हैं प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे और पहली पंक्ति को ही जोड़ेंगे क्योंकि पहली पंक्ति तीनों कॉलमों को जोड़ेंगी तो ये हो जाएगा b माइनस के C और प्लस C3 है। तो C3 में हम लोगों को पहली पंक्ति में क्या है, C माइनस का A। तो हम लोगों ने C1 C2 C3 इस तरह से जोड़ा। आप लोग देख रहे हैं C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3। ऐसी दूसरी पंक्ति में C1 C2 C3 जोड़ने हैं, ऐसी तीसरी पंक्ति में भी C1 C2 C3 जोड़ने हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो ये B माइनस C प्लस C माइनस का A और प्लस A माइनस के B। ये दूसरी पंक्ति में भी तीनों कॉलम जुड़ गए और तीसरी पंक्ति में हमें तीनों कॉलम जोड़ने हैं, C माइनस A प्लस A माइनस के B प्लस B माइनस के C। और बाकी की चीज़ें हम लोगों को वैसे ही लिखनी है जैसा ये सारणिक दिया था, क्योंकि जिस जगह हम लोगों ने लगाया ये फंक्शन उसमें हम लोगों ने ऑपरेशन लगा लिया और बाकी के कॉलम वैसे ही बने रहेंगे। तो देखिए आप लोग B माइनस का C, C माइनस का A माइनस का B, ये हो गया दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हो जाएगा C माइनस A माइनस B और B माइनस का C। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ध्यान से, एक अच्छी सी चीज़ निकल के आई है बच्चों। क्या होता है, ये प्लस का A माइनस का A कैंसिल, माइनस का B प्लस का B माइनस का C प्लस का C, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। ऐसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें प्लस माइनस की कैंसिल हो गई, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएंगी। तो ये पूरा कॉलम जो बना था पहला, ये शून्य 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 प्राप्त हो जाएगा। बाकी की चीज़ें वैसी बनी रहेंगी, B माइनस C माइनस A और A माइनस का B। यहाँ पे C माइनस A माइनस के B और B माइनस के C। अब हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देंगे ये सारणिक का मान 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ जो है प्रत्येक अवयव क्या दर्शा रहा है, 0 शून्य। तो ये गुण क्या क्या था, ये पूरा सारणिक 0 हो जाएगा। चाहें तो हम लोग इसका प्रसार करके निकालें तब भी ये शून्य आएगा, पर ये बड़ा हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया था कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके ही हमें हल करना है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से 0 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे भाई ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लिखना जरूर है। क्यों हुआ 0, चूँकि C1 इक्वल टू 0, यानी कि C1 का प्रत्येक अवयव शून्य जब है, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ जब भी शून्य होता है, मैंने आपको बताया है, तो वो पूरा सारणिक यानी कि इसलिए डिटर्मिनेंट पूरा शून्य हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं आगे हम लोग। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसको भी हमें शून्य सिद्ध करना है। और आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझिए, इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें वही करना है, या तो इसका प्रसार करके हम लोग शून्य सिद्ध कर सकते हैं, पर ये भाई गुणा होगा, फिर घटाएंगे, फिर आगे जोड़ेंगे, फिर जो भी होगा, क्योंकि प्रोसीजर लंबा हो जाता है और टाइम भी बर्बाद होता है। तो सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका यही है कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ का ही प्रयोग करें और बिल्कुल सिंपल वे में अच्छे से आसानी से इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी आप लोग देख रहे हैं कि पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में जो भी अवयव हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं, 1-1 अंक की, जबकि तीसरे कॉलम में हमें 2-2 अंकों की बड़ी संख्याएं दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलमों का प्रयोग करके, ठीक है ना, इस कॉलम के समान लाना है, या जो भी बन जाए, हो सके तो बिल्कुल यही बन जाएगी। तो इसलिए हम लोग प्रयोग करके लाना है और हम लोगों को आगे प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके आगे हल करना। देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 65, ठीक है ना। तो एक काम अगर हम लोग कर लें, 65 से पहले अगर हम लोग देखें इन दोनों का प्रयोग, यानी कि 2 और 7, पहली पंक्ति को ही ले लीजिए और तीनों कॉलम में, तो क्या हो रहा है, 65 में से हम लोग ऐसा कुछ करके इन दोनों में लगा दें कि ये 65 ही बन जाए। तो ये हो सकता है कि हम लोगों के पास आ जाए। अब आप लोग देखिए 7 में हम लोग कितने का गुणा करें कि ये 65 के करीब हो जाए। आप लोग जानते हैं 7 में अगर हम लोग 9 का गुणा करें तो 9 सत्ते हो जाएंगे 63, और 63 में अगर 2 जोड़ें तो ये कितने बन जाएंगे, 65। तो 65 में से 65 घटाएंगे तो ये कितना, शून्य ही आएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ भी देखिए 8 में कितने का गुणा करें कि ये 75 के पास आ जाए। आपको पता है अगर ऊपर हमने 9 का गुणा करके 63 पहुँचे तो 9 का ही गुणा करें, 9 8 72, और 72 और 3 75, तो ये भी 75 में से 75 0 आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर इन दोनों में 9 का गुणा हुआ तो सीधी सी बात है इसमें भी 9 का ही गुणा होगा, क्योंकि अगर
किसी दो अवयवों में जो गुणा होता है उसी पंक्ति या कॉलम के तीसरे अवयव में उसी संख्या गुणा होता है। तो 9 निम 81, ठीक है ना। ये 86 के बिल्कुल करीब आ गए हैं। और 81 में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो आप लोग समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 81 में अगर हम लोगों ने 5 जोड़ा तो ये 86 हो जाएंगे, और 86 में से 86 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से ये हमें तीनों अवयव शून्य प्राप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन लिख देंगे, बाई ऑपरेशन हम लोग C2 में ही लगा दे रहे हैं। C2 में लगाएंगे तो यहाँ पर C2 के आगे एरो आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। C2 के आगे एरो आ जाएगा और आप लोग बस देखते रहिए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, C2 में 9 का गुणा हो रहा था तो यहाँ पे कर देंगे 9 इंटू के C2। चलिए लिखते हैं जल्दी से आगे क्या होता है। C1 में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि फंक्शन सिर्फ C2 में लगाया है। C3 में वैसे लिखना है, कुछ नहीं करना, केवल C2 में 9 का गुणा करना है, लिख लेना है 2 3 5। C1 वैसा वैसे ही। अब इनमें 9 का गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में। 9 सत्ते बच्चों हो गए 63, 8 का गुणा 9 में किया था तो ये हो गए 9 अट्ठे 72 और 9 नियम 81। ये इसको ऐसे लिख लेना है 65, 75 और 86। आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ इतना ही करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी C1 का प्रत्येक अवयव C2 में जोड़ना है और C3 में से घटा देना है। तो फिर से लिख देंगे, बाई ऑपरेशन क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए यहाँ पे C2 में ही लगा दे रहे हैं। C2 में C1 व C2 जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे C3। बस इतना हम लोगों को करना है, अपने आप देखिए शून्य प्राप्त हो जाएगा और प्रॉपर्टीज हम लोगों की बन जाएगी। तो C2 में ही हमने लगाया है, C1 और C2 को जोड़ना है। तो देखिए C1 तो वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें C2 में ही बदलाव करना है, ठीक है बच्चों। 2 3 5, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा, ये हो जाएंगे 65, 72 और 3 ये हो जाएंगे 75 और 81 और 5 ये हो जाएंगे 86। ये बना रहने दीजिए 65 75 86, 65 75 86, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज़ और करनी थी बच्चों, यहाँ पे C3 घटाना और था, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 2 3 5, 65 में से 65 गए क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ा था, ये आ गया। अब इसमें से ये जोड़ के घटाना है, तो ये हो जाएगा 0, 75 में से 75 गए 0 और 86 में से 86 गए 0। ये आपका 65 75 और 86। यहाँ पे इसका फिर से मान शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे C2 का प्रत्येक अवयव शून्य है। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों की बन गई है। कोई भी स्तंभ या कोई पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो लिख देंगे चूँकि C2 बराबर 0 इसलिए डिटर्मिनेंट ऑल ओवर इज 0। ओके, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखते हैं। ये भी बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सवाल है और इसमें भी हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करना है। आप लोग देखिए, ये भी हमें शून्य ही सिद्ध करना है जैसा कि अब तक हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन में किया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये तीसरे स्तंभ में, तो इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। जो बाहर वाली संख्या है इस ब्रैकेट के अंदर हमें गुणा कर देनी है। देखिए क्या होता है, अभी कोई फंक्शन नहीं लगाना है, जल्दी से लिखते हैं। पहला कॉलम वैसा का वैसे ही 1 1 1, दूसरा कॉलम भी वैसे ही बना रहेगा BC CA AB, और तीसरे कॉलम में हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा AB और प्लस AC का मतलब CA हम लोग लिख सकते हैं चक्रीय क्रम में। ये हो जाएगा BC प्लस ये हो जाएगा AB, ठीक है ना। और ये हो जाएगा CA और प्लस ये हो जाएगा BC। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप लोग देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, समानता देखिए आप लोग, यहाँ पे AB CA और दूसरे कॉलम में यहाँ पे BC। तो अगर देखा जाए तो ये जुड़ के AB प्लस BC प्लस CA बन रहा है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी पंक्ति में देखेंगे, तीसरे कॉलम और दूसरे कॉलम को जोड़ें तो ये भी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा अगर जोड़ेंगे। और तीसरे कॉलम में भी आप लोग अगर देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, AB प्लस BC प्लस CA। अगर हम लोग दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को जोड़ दें
तो बिल्कुल एक से ही अवयव आ जाएंगे। तो हम लोगों को यही ऑपरेशन लगाना है, लिख देंगे हम लोग बाई ऑपरेशन। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग C3 में, इस बार C3 में लगाएंगे। C3 में केवल इतना करना है, C2 और C3 के अवयवों को हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक सारलेख मिल जाएगा। आप लोग देखिए ज़रा, C1 तो वैसे ही रहेगा 1 1 1, C2 वैसे ही रहेगा BC CA AB, और C3 में हम लोगों ने लगाया है जैसा कि ये C3 पे एरो है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, इस वाले पूरे जोड़े को इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे इस वाले को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी सेम टू सेम बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है ना। इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा सेम टू सेम AB प्लस BC प्लस के CA। आप लोग देख पा रहे हैं। अब एक चीज़ बहुत अच्छी बन गई है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये C3 में प्रत्येक चीज़ अगर देखा जाए, ये AB प्लस BC प्लस CA बन रही है। हमने ब्रैकेट लगा के इसको दिखा दिया, ये एक ही है। ठीक है। तो ये जब भी कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी पूरे अवयव में एक ही चीज़ दिख रही है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है पेज पर। लिख देंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA, ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे और लिख देंगे कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। तो क्या होगा आप लोग देखिए ज़रा, जब कॉमन लेंगे तो ये चीज़ बाहर निकल आएगी इस तरीके से, AB प्लस के BC प्लस के CA। अब सारलेख में क्या बचेगा बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने कॉमन कहाँ से लिया, कॉमन लिया C3 से, तो C3 में ही बदलाव होना है। तो पहला कॉलम वैसे ही लिख लेंगे जैसा था, आप लोग देख रहे हैं 1 1 1। दूसरा कॉलम भी वैसे ही लिख लेंगे जैसा था, BC CA और AB, ये हम लोगों ने लिख लिया है। आप लोग देख रहे हैं BC CA AB। और तीसरे कॉलम में से हम लोगों ने ये जो कॉमन लिया AB प्लस BC प्लस CA, इसकी जगह क्या बचेगा, अब बचेगा 1 1 1, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी कॉमन निकल आई तो 1 ही तो बचता है ना। अब आप लोग देखिए फिर से प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग गई है। कौन सी लगी है बच्चों, C1 और C3 ये कैसे होगा, इस समान सर्वसम, ये समान है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, फिर से इस पूरे सारलेख का मान हो जाएगा 0, क्योंकि ये सर्वसम बन चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन लगाए थे अभी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे फिर से, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो ब्रैकेट है, और पूरे सारलेख का मान हो गया इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू होगा गुणा, ये 0। तो ये जिसका गुणा करेंगे जब किसी भी संख्या का 0 हो तो ये क्या आ जाता है 0। पर यहाँ पे हम लोगों को लिखना ज़रूर है, चूँकि क्या था, C1 में 1 1 1 और C3 में भी 1 1 1, C1 बराबर के C3 क्या था, सर्वसम, सर्वसम है। और इसलिए पूरा सारलेख क्यों हो गया 0, इसलिए 0 हो गया। ठीक है ना। ओके।